एक बार कनेक्ट करने के लिए ऑटो सेक्टर पे बुलिश हैं संजय, लेकिन जरा शारदा क्रॉपकेम के स्टॉक प्राइस को लेके आइए, इससे में मार्क करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो यूरोप में जो मामला चल रहा है, यूरोप में एक तरफ तो यूरो कमजोर होता जा रहा है और ओवरऑल यूरोपियन इकोनॉमी में काफी जबरदस्त मंदी की मामला आता जा रहा है। इसकी वजह से शारदा क्रॉपकेम में आपको एक सडनली एक बड़ी फॉल दिखी है। इसका रिजल्ट भी आया है जो हम चलाएंगे अभी तुरंत ही। लेकिन मामला ये है कि इनका 50% ज्यादा रेवेन्यू यूरोप से आता है और यूरोप में ये देखिए करीब 200 करोड़ वाला जो मुनाफा का रन रेट 180 वाला वो घट के 23 करोड़ रह गया। इतनी जबरदस्त फॉल इसके अंदर आई है और इसके चलते हमें शारदा क्रॉपकेम में आपको बड़ी सी गिरावट नजर आ रही है। लेकिन मानसी अगर आप देखें कि ये शारदा क्रॉपकेम में तो बहुत बढ़िया कंपनी है, समझना ये जरूरी होगा, मैनेजमेंट को हम लेके आएंगे कि क्या ये वन ऑफ है क्वार्टर या आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको इस तरह की फॉल नजर आ रही है, क्योंकि ये सस्टेन नहीं करेगी। 20% नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है, बट यूरोप एक्सपोजर को अगर संभाल लेगी तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ठीक हो सकता है वापस। इसमें दो चीजें एक तो समझनी है, क्योंकि आप कह रहे हैं फंडामेंटली ऑफ कोर्स नंबर्स या फिर कंपनी के कारोबार को देखे काफी मजबूत है कंपनी, लेकिन नंबर्स जो इनके आते हुए दिखे वो कमजोर हैं। और एक ट्रिगर भी अगर आ जाता है, जैसे ग्लोबल सेंटिमेंट से आप कह रहे हैं कि यूरो में जिस तरह का फॉल दिखा उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर कंपनी के कामकाज को दिख रहा है। किसी भी कंपनी को ग्लोबल कनेक्ट का भी कितना इम्पैक्ट पड़ जाता है। देखिए आपको पता है कि इंडिया में जो केमिकल कंपनीज हैं वो दो तरह की हैं, एक तो डोमेस्टिक फोकस केमिकल कंपनी और एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। जो चाइना प्लस वन थीम बन रहा है उसमें डोमेस्टिक कंपनी जो बाहर विदेशों में केमिकल सेल्स करती हैं वो बड़ी बन रही हैं, राइट। आपने देखा कि दीपक नाइट्रेट में इशू हुआ था, करेक्ट हो गया, वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो ये पूरा स्पेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही है शुरुआत से। तो ये मामला इस क्वार्टर को रिलेटेड है या आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको नजर आएगा, ये एक हमें पॉइंट देखना है। लेकिन अब आप ये तो हो गई शारदा क्रॉपकेम की बात, जिसकी हम चार्ट से ही बात करेंगे, लेकिन इससे दूसरी तरफ एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन, गुजरात फ्लोरो, दीपक नाइट्रेट, चारों स्टॉक्स लेके आई डायरेक्टर साहब। आपको चारों स्टॉक डेज हाई पे नजर आएंगे। उसका रीजन ये है कि एसआरएफ, जैसे कुणाल ने कुछ दिन पहले इसमें एक रिवर्सल बताया था, वहां से बढ़ गया है। नवीन फ्लोरीन शानदार रिजल्ट चल रहा है। दीपक नाइट्रेट उसको भी बीटन डाउन है, अच्छा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा सेक्टर वन साइडेड है, लेकिन न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है जो कि शारदा क्रॉपकेम को परेशान कर रही है। तो हमारे साथ कुणाल वापस आ गए हैं, कुणाल स्टूडियोज में बैठे हुए हैं। कुणाल, सबसे पहले एक शारदा क्रॉपकेम पे चार्ट चेक बता दें आप, क्योंकि 18% गिरा हुआ है, खराब रिजल्ट्स आए। कंपनी खराब नहीं है लेकिन रिजल्ट्स खराब है, नो डाउट अबाउट इट। तो क्योंकि आपने केमिकल स्टॉक्स देखे भी थे अपने स्क्रीन पे बीटन डाउन वाले, वहां वो रिवर्स हुए। तो एक बार एसआरएफ पे अपडेट देते हैं और शारदा क्रॉपकेम पे बता दें। तो शारदा क्रॉप आई थिंक आज के रिजल्ट्स के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा रिएक्शन ये स्ट्रेच हो सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में, बिकॉज जनरली जब हम देखते हैं कि ऐसे बड़े फॉल्स के बाद में जब एक मेजर टेक्निकल सपोर्ट ब्रेक किया जाता है, तो मैं मेजर टेक्निकल क्यों बोलूंगा, बिकॉज उसके पहले के आप 3 या 4 मंथ देखोगे तो स्टॉक करीबन 600 और 700 के रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो जब मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक मोड में था तब स्टॉक साइडवेज हो चुका था। उस सपोर्ट को ब्रेक करना ऑन अ नॉर्मल डे जब मार्केट रिकवर कर रहा है, तो मार्केट कॉग्निसेंस ले रहा है कि शायद ये चेंज ऑफ ट्रेंड हो सकता है स्टॉक में। तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, थोड़ा कॉशियस रहूंगा शारदा क्रॉप में, बिकॉज उस स्टॉक ने बहुत मेजर सपोर्ट 600 का ब्रेक किया। अगर उसके नीचे क्लोज दे दे और अगर हो सकता है तो आने वाले कुछ एक दिनों में और सेलिंग आ सकती है। एसआरएफ ऑन दी अदर हैंड आई थिंक चार्ट्स की स्ट्रक्चर पूरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। जो स्टॉक पहले ब्रेकडाउन पे दिख रहा था 2100 के आसपास, अब वो ब्रेकआउट पे लग रहा है। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन भी दे दिया है। तो मैं इसमें कंटिन्यू रहूंगा बुलिश के लिए, बट रिस्क रिवॉर्ड वाइज नॉट ग्रेट लेवल्स टू बाय ट्रेडिंग वाइज। मैं वेट करूंगा कि अगर 1-2 दिन में स्टॉक करेक्ट करे तो शायद वहां से बाय किया जा सकता है। इनफैक्ट ये आपने बहुत अच्छी बात कही, जब तक आपको क्लैरिटी ना आ जाए कि शारदा क्रॉपकेम का मामला सिर्फ इस क्वार्टर रिलेटेड है या आपको लगता है थोड़ा सस्टेन कर सकता है, मामला हुआ क्या, मैनेजमेंट ने क्या कहना है, इस तरह के फॉल में अट्रैक्ट होके एकदम से जंप मत करिए। आप माहौल बना लीजिए। देखिए हर बढ़िया कंपनी बैड फेज के थ्रू निकलती है। एसआरएफ के साथ भी वही हुआ, हिकल के साथ भी हुआ, दीपक नाइट्रेट के साथ भी हुआ था। आप समय देख के अच्छा चार्ट पैटर्न पे क्या डैमेज हुआ है क्या नहीं हुआ है वो देख के अपना ट्रेड बनाएं, जल्दी ना करें क्योंकि थोड़ा डैमेज सा हुआ लगता है इस बार। इसके अलावा कुणाल आपके क्या ट्रेड्स हैं?
तो मैं 2 बाय कॉल सजेस्ट करूंगा और पहला रहेगा महाराष्ट्र सीमलेस पे। स्टॉक बहुत ही बढ़िया कर रहा है, लास्ट 2 से 3 महीने में ऑल टाइम हाई लेवल्स को क्रॉस कर चुका है। और जनरली एक टेंडेंसी देखते हैं कि जब वो एक स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल्स को क्रॉस कर देता है तो उसके बाद एक नया फ्रेश मोमेंटम आ जाता है स्टॉक्स में। तो इसमें मैं बहुत बड़ा टारगेट दूंगा इस पे। 770 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरे अनुमान से ये स्टॉक 1000 भी क्रॉस कर सकता है आने वाले 3 से 4 महीनों में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड देख सकते हैं हम स्टॉक को नियर टर्म में। 1000 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 650 के आसपास। और केईसी इंटरनेशनल, मेरा ऐसा मानना होता है कि स्टॉक जनरली जब ब्रेकआउट कन्विंसिंगली दे देते हैं उसके बाद में एक साइलेंट फेज में जब आ जाते हैं तो साइलेंट फेज में हमें बाय करना चाहिए होता है। उसे हम कहते हैं क्लासिकल बाय ऑन कंसोलिडेशन रादर देन बाय ऑन डिप्स। केईसी एक ऐसा चार्ट है जिसने बहुत अच्छा किया था लास्ट 1 मंथ पहले, और अब स्टॉक एक साइलेंट फेज में आ चुका है। तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। 459.60 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 500 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 440। काफी इंटरेस्टिंग टारगेट, जहां पर महाराष्ट्र सीमलेस पर तो अब काफी हद तक कुणाल आपकी कन्विक्शन बनती हुई है, केसी इंटरनेशनल भी खरीदारी के मौके। लेकिन ऐसे में जाने से पहले बाजार पर भी आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आज लाल निशान दिख रहा है, लेकिन इससे कितना सहमना है? क्योंकि हमने पिछला हफ्ता, इनफैक्ट हम तो वीकेंड पर भी काम कर रहे थे, इतने इंपॉर्टेंट नंबर्स आते हुए दिखे। नाउ दैट वी आर सीइंग अ 200 पॉइंट या 100 पॉइंट डाउन ट्रेंड, नॉट टू वरी, राइट? नॉट टू वरी एट ऑल फॉर बुल्स। मेरे अनुमान से आई थिंक अभी ये एक मल्टी वीक मल्टी मंथ रैली अनफोल्ड हो रही है इंडेक्स में, स्टेज बाय स्टेज लेंगे। और आज मैं जैसे कि काफी सारे रिएक्शंस पढ़ रहा था मार्केट में कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आ गए आईसीआईसीआई बैंक के, फिर भी मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर गया। बट ये एक फेज होता है मार्केट का, जब आप चाहते हो कि विराट सेंचुरी मारे, तब जरूरी नहीं कि वो सेंचुरी मारे। तो वैसा ही होता है कि जब लार्ज कैप स्टॉक्स जब एक अच्छा रिजल्ट दे देते तो उसके बाद में बाइंग की पैटर्न और बिहेवियर चेंज हो जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा इंडसइंड बैंक पे। लास्ट 1 वीक पहले स्टॉक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर था। रिजल्ट्स के बाद आप देखिए कि स्टॉक की टेक्सचर और काया पलट कैसी हो गई। आज जब बैंक निफ्टी डाउन 200 पॉइंट था, इंडसइंड बैंक 1% अप था। जनरली ये वन ऑफ द मेजर स्टॉक्स होता है जो सबसे पहले पिटता है। तो जब स्टॉक्स की पैटर्न्स चेंज हो जाती है उसके बाद में नया ट्रेंड चालू हो जाता है। तो मेरे अनुमान से बुल्स को भी स्टॉक्स पे विश्वास करना चाहिए और यहाँ पे लॉन्ग पोजिशंस बनाए रखनी चाहिए। और बिल्कुल देखिए, मार्केट में अब धीरे धीरे रिकवरी दिखाई भी दे रही है। बैंक निफ्टी अब हरे निशान में आ चुका है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक लीड ले रहा है। उसके चलते निफ्टी में भी हम धीरे धीरे देख रहे हैं सुधार है, निचले स्तरों से यहाँ पर भी सुधार देखने को मिल रहा है। राजेश पालविया भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए रीना स्वदेश को। क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट पर, और अब आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, रिकवरी तो दिख रही है, ऐसे में आपकी तरफ से ट्रेडिंग पिक्स कौन से होंगे, आपकी नजर कहां पर है? गुड आफ्टरनून। सो देखिए, मार्केट में बाय ऑन डिप्स का तो मार्केट है, और जब तक हम 16,500 16,450 के ऊपर ट्रेड करते रहेंगे तो कोई भी करेक्टिव एक्शन आ रही है, एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। मार्केट में एक अच्छा अपमूव हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखा, और जिस तरीके की रैली थी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे होते हुए दिख रहा है। और ये एक्सपायरी वीक है तो जरूर थोड़ा मार्केट यहाँ पे रुकता हुआ जरूर रहेगा, क्योंकि हायर साइड पे हम देखें तो 16,800 17,000 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग देखने को मिली थी। तो थोड़ा यहाँ पे पॉज जरूर रहेगा इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे बनी हुई है। और 16,500 16,450 ये 2 लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर रहेंगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम वापस 16,800 17,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेंगे। कुछ समय के लिए हमें लगता है कंसोलिडेशन रहेगा। बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है जब तक हम 36,300 36,200 के ऊपर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते रहेंगे तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे 37,000 37,200 के लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं जल्दी। तो हमें लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बैंकिंग स्टॉक्स बैंक निफ्टी में भी अडॉप्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पहला स्टॉक हमारा जो रहेगा वो रहेगा आरपीजी लाइफ साइंसेज। ये स्टॉक में अगर हम वीकली और मंथली सेटअप देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ का एक कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है आरपीजी लाइफ साइंसेज को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 628 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें थोड़े दिनों में मतलब पोजिशनल टारगेट यहाँ पे आना चाहिए, करीब 670 680 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 605 के आसपास।
जो दूसरा स्टॉक होगा बैंकिंग स्पेस से होगा और उसमें हम एसबीआई पे यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। पहले भी हम ये स्टॉक पे मल्टीपल टाइम रिकमेंडेशन बाय साइड का दिया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एसबीआई भी आज जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है और अब देखें तो बैंक निफ्टी भी ग्रीन में आई, तो एसबीआई का कंट्रीब्यूशन हमें लगता है यहाँ पे काफी रहेगा बैंक निफ्टी को फर्दर और अप मूव कंटिन्यू करने के लिए। और एसबीआई पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 528 से 530 तक के। स्टॉप लॉस होगा एसबीआई में करीब 508 रुपए का। तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है आईटीसी का। आईटीसी में देखिए 300 रुपए के ऊपर स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके की स्ट्रेंथ आईटीसी यहाँ पे दिखा रहा है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड का ट्रेड आईटीसी में भी बनते हुए दिख सकता है। 320 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें इसमें करीब 294 के आसपास। 303 इनफैक्ट इंडेक्स तो इससे काफी आज हेल्प मिल रही है। आईटीसी ऊपर आ गया, एसबीआई ऊपर आ गया है, टिस्को ऑलरेडी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मार्केट भी इस समय ऑफ लोज है और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट ग्रीन में आ गया। संजय जी भी आ गए। संजय, आपको मिस कर रहे थे, मुझे लगा कि आप इतनी जल्दी बातचीत करके चले गए, पता चला टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। आपसे जल्दी से आपके स्टॉक्स और सेक्टर्स का व्यू ले लेते हैं। अभी आपके पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन किस तरह से है? लार्ज कैप क्या है आपके पास, मिड कैप में आप किस तरह के नेम आपने शामिल किए लास्ट कुछ महीनों के करेक्शन में? क्या है फ्लेवर, क्या है आपके पोर्टफोलियो का? देखिए, ज्यादा झुकाव मिड कैप की तरफ है। हाँ, क्योंकि अगर पिछले साल भर का ट्रेंड अगर आप देखें तो मार्केट बहुत बॉटम अप हो चुका है। सेक्टोरल कॉल्स लेके या टॉप डाउन अगर आप मार्केट में ऑपरेट करना चाहते तो पिछला साल कठिन रहा है और ये साल भी वैसे ही रहा है। सो लार्ज कैप मिड कैप के बीच में प्रेफरेंसेस फॉर द मिड कैप्स। मिड कैप में इंडिविजुअल स्टॉक्स तो अपने चॉइसेस हैं, लेकिन अगर आप सेक्टोरल प्रेफरेंसेस पर जाएं तो मैं जैसे कह रहा था बिफोर आई गॉट डिस्कनेक्टेड कि ऑटो इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद अगर सेकंड प्रेफरेंस है तो वो है बैंकिंग के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह का रूपरेखा बन गया है, क्रेडिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्लस ओवरऑल बैंकिंग में जितना क्लीन अप हो चुका है बैलेंस शीट, तो वो सेकंड सेक्टर है जो मुझे लगता है कि काफी यहां से पॉजिटिव रहेगा और मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। तीसरा सेक्टर जो शायद अब रेकनिंग में आ रहा है वो है कैपिटल गुड्स का सेक्टर, क्योंकि बहुत दिन तक इस सेक्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया और काफी कंपनीज हैं जो कि केपेक्स के प्लान्स को अब सीरियसली परस्यू कर रही हैं। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का भी रुझान इस तरफ ज्यादा है। तो ये तीसरा सेक्टर है जिसको मैं समझता हूं कि वो जो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। एब्सोल्युटली। तो टेक्सचर जो है ऑटोमोबाइल स्पेस का, बैंकिंग सेक्टर का, उसके ठीक पीछे कैपिटल गुड्स का बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते ये प्रेफर्ड सेक्टर कैटेगरी संजय जी की तरफ से आते हुए। संजय, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक इकोनॉमी पर खास तौर से विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स में सुदीप शाह भी जुड़ गए हैं एसबीआई सिक्योरिटी से, उनसे बातचीत करते हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून। बताएं ट्रेडिंग रेंज जहां हम देख रहे हैं 16,600 को इंटैक्ट रखने की कोशिश में निफ्टी फिलहाल, और बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं ऑफ कोर्स वॉलेटाइल ट्रेड्स हैं, लेकिन ऐसे में अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्विकली बताएं और साथ ही अपने ट्रेडिंग पिक्स भी हमें बताएं। जी मानसी जी, गुड आफ्टरनून। हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। हम देख रहे हैं ये 4 रिजल्ट्स जो बड़े रिजल्ट्स आए हैं ओवर द वीकेंड, उसके बाद जो मार्केट ने रिएक्ट किया है फर्स्ट हाफ में 16,600 16,580 के आसपास जो सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो ये यही दर्शाता है कि पिछले वीक का जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो ये वीक में भी अभी भी इंटैक्ट है और हर डिप पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। 16,600 16,500 ये सब पुट्स में भी बहुत ज्यादा राइटिंग हो रही है, तो ये दिस इज हिंटिंग की 16,550 16,600 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन बन रहा है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। और जब तक ये जोन के ऊपर है हम 16,800 16,900 तक की हम निफ्टी में बढ़त देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो 2 स्टॉक्स है फिलहाल। पहला स्टॉक है इंडियन होटल। ये मिड कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है और हम ये देख रहे हैं कि जब आज मार्केट में थोड़ी वीकनेस थी सुबह, तभी भी ये स्टॉक सुबह से तेज था। यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट में भी ये बिल्डअप अच्छा दिख रहा है और जब मिड कैप इंडेक्स 12-13% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, ये स्टॉक सिर्फ 3% दूर है, तो ये एक आउट परफॉर्मेंस दर्शा रहा है। चार्ट वाइज अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पे इसने हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी दिखा रहा है और ये अपने डेली चार्ट पे जो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो ये दर्शाता है कि मोमेंटम इज इंटैक्ट।
तो कंसिडरिंग ऑल दिस हमको लगता है कि ये 253 के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए 270 275 के टारगेट्स के लिए। सेकंड स्टॉक होगा टाटा इलेक्सी। ये मिड कैप आईटी का एक बहुत अच्छा स्टॉक है और यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये जो पिछले कुछ दिनों से हमने मिड कैप आईटी में पुल बैक देखा है, एलटीआई एलटीटीएस, उसके बाद टाटा इलेक्सी में भी एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। और जब मिड कैप इंडेक्स इटसेल्फ सेलिंग प्रेशर में था तो ये स्टॉक तभी भी आउट परफॉर्म कर रहा था। और चार्ट वाइज अगर हम देखें तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पे और मोमेंटम यहाँ से और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में हम बाइंग कर सकते हैं 8300 के स्टॉप लॉस के साथ 8650 8800 के टारगेट्स के लिए। इंटरेस्टिंग। टाटा इलेक्सी बिल्कुल ये भी काफी ज्यादा ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है और रिकवरी भी अच्छी आई है इसमें, 8500 क्रॉस हो गया इसको सुबह कुछ भी बता रहे थे इसको। मीनवेल रिलायंस में भी काफी अच्छी रिकवरी आई है और बाजार को काफी मदद मिली उससे 30-40 पॉइंट की और इंटरडे लेके आई है। इनफैक्ट सारे स्टॉक्स इंटरडे ये लेके आई है। डॉक्टर साहब पता चलेगा कि रिजल्ट रिएक्शन वाले आईसीआईसीआई इंटरडे, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंटरडे, ये देखिए 2403 का लो बना के ऊपर आया है। ये करीब 800 रुपए गया था, ऊपर रिकवरी आई है। आज 1380 का लो बना के एचडीएफसी बैंक इस समय 10 रुपए रिकवर किया। ये सारे रिकवरी ट्रेड्स इन्फोसिस लेके आई है, वो भी डेज हाई की तरफ आ गया है। इसीलिए आपको बाजार में इन्फोसिस इस समय जो बाजार में आपको तेजी दिखाई दे रही है उसमें काफी बड़ा योगदान उसका है। वो देखिए डेज हाई की तरफ 1480 वाला आपको 1512 की तरफ 30-32 रुपए का रिकवरी वहां पे आई है। अब हम बात करते हैं जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लैकलस्टर है बट टाटा स्टील डेज हाई के ऊपर है। यस, ये देखिए टाटा स्टील। राजेश, टाटा स्टील पे क्या ट्रेड बन रहा है? अच्छा जी, देखिए टाटा स्टील में देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखी। स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में पिछले 4-5 वीक का भी सेटअप देखें तो स्टॉक ने एक बेस बना के वापस एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड दिया है और ये रिकवरी में स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं नियर टर्म चार्ट पे एक स्ट्रेंथ तो यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है आज का क्लोज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ऑलमोस्ट अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास। अगर ये 970 रुपए के लेवल को क्रॉस करने में आज सक्सेसफुल होता है तो हमें लगता है कि यहाँ से मोमेंटम और कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट इसका बनता है 1020 के आसपास का। तो जिस तरीके से नियर टर्म सेटअप बने हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे क्योंकि एक ओवरसोल्ड जोन से स्टॉक ने अब अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस को भी सरपास किया है। तो यहाँ पे बाय करेंगे हम, इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 940 का और हमें लगता है 1 से 2 दिन का समय दे तो इसमें 1000 रुपए से 1020 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। बिल्कुल, तो टाटा स्टील के नतीजे आने वाले उसके पहले अच्छी तेजी में है और एक बार नतीजे कैसे आ सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। आशीषा जो इस कंपनी को ट्रैक करती हैं क्लोजली, उनसे समझ लेते हैं कि नंबर्स कैसे हो सकते हैं। आशीषा बताइए नतीजों से क्या अनुमान है? सीक्वेंशियली वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टाटा स्टील के लिए इस क्वार्टर में। याद रखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज की थी मई के महीने में और इसी के चलते वॉल्यूम्स में एक बड़ा ड्रैग देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके कारण टॉप लाइन में डिक्लाइन देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। रियलाइजेशंस पर टन थोड़े से हायर साइड पे हो सकते हैं, अराउंड 3000 रुपीज पर टन का इंक्रीज हम देख सकते हैं रियलाइजेशंस में, लेकिन उसके बावजूद एबिटा पर टन सीक्वेंशियल बेसिस पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर रहेगा और कोकिंग कोल और आयरन और प्राइसेस हायर साइड पे थे और इसी के चलते मार्जिन्स और एबिटा पर टन में इस क्वार्टर में हम सीक्वेंशियल डिक्लाइन देख सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो अराउंड 60,615 करोड़ रुपीस के आसपास रेवेन्यू आ सकता है इस क्वार्टर में, जो 13% का फॉल होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन्स में भी अराउंड 300 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस क्वार्टर में। अराउंड 18.5% के आसपास एबिटा मार्जिन्स आ सकते हैं वर्सेस 21.7% जो कंपनी ने क्वार्टर 4 FY22 में रिपोर्ट किए थे। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 7,200 करोड़ के आसपास आ सकते हैं इस क्वार्टर में। 26% का ड्रॉप होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इसका मेन रीजन वॉल्यूम्स में एक डिक्लाइन देखने को मिला।
इस क्वार्टर में वॉल्यूम्स अराउंड 22% से ड्रॉप हो सकते हैं टाटा स्टील के लिए। 4 मिलियन टन्स के आसपास वॉल्यूम्स आएंगे वर्सेस 5.11 मिलियन टन्स जो कंपनी ने क्वार्टर 4 FY22 में रिपोर्ट किया था। बाकी इंटरनल्स की बात करें तो रियलाइजेशंस पर टन अराउंड 3000 रुपीज पर टन के। बिल्कुल, तो ये थे टाटा स्टील के नतीजों से अनुमान। सीक्वेंशली कमजोर तिमाही रह सकती है कंपनी के लिए, मार्जिन में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है, ये अनुमान है। अगर अनुमान से बेहतर या कुछ पॉजिटिव सरप्राइज दिखेगा तो फिर ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है, अदरवाइज स्टॉक में असर पड़ सकता है। ये टाटा स्टील के नतीजों से आपको अनुमान बताया। लेकिन चलिए राजेश, आपने मार्केट पर अपना व्यू शेयर किया, इसके अलावा स्टॉक्स, कौन कौन से स्टॉक्स है जहां पर की आपकी नजर है, ट्रेड कहां देख रहे हैं? तो पूजा जी देखिए, हमने बताया एसबीआई एक हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। एसबीआई, आईटीसी और आरपीजी लाइफ साइंस, ये 3 स्टॉक पे हमें लगता है कि यहाँ पे बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है और ये तीनों स्टॉक्स पे हमने चर्चा की। तो एसबीआई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम है यहाँ पे आना चाहिए करीब 528, 530 तक के अपसाइड के टारगेट। आईटीसी में हम यहाँ पे 320 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आईटीसी भी बाय करने की सलाह है। और तीसरा स्टॉक है आरपीजी लाइफ साइंस, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 670, 680 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो आरपीजी लाइफ साइंस पे भी हमारी बाय करने की सलाह है। स्टॉक आपने चुना है, मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा, किसी के रेडार पे नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन आगे चलना है, अभी रिजल्ट्स के बारे में बात करना। और आईडीबीआई बैंक का रिजल्ट आया, बहुत ही शानदार रिजल्ट इस समय आता हुआ। मुनाफा तो बढ़ा ही है, लेकिन लोन ग्रोथ ये बेस्ट क्वार्टर देखा हमने करीब 4 साल में, हाईएस्ट लोन ग्रोथ देखी वहां पे। क्या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो इस समय लीड कर रहे हैं बैंक को, और जो आर्किटेक्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन के वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बैंक के मैनेजमेंट सीएमडी मिस्टर राकेश शर्मा हमारे साथ हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग, इटिना स्वदेश पे स्वागत है। सर अपने हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। सो फाइनली सबसे पहले ये बताएं आप कि ये जो लोन ग्रोथ में हमने बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखा है, इसके ड्राइवर्स कहां से आ रहे हैं एग्जैक्टली? नहीं, इसमें जैसे पहले आपको विदित ही है कि 3 साल पहले, मतलब 1 साल पहले ही हमको पीसीए से हटाया गया था, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। अब जब से हम पीसीए से हटे हैं तो सभी एरियाज में बराबर की ग्रोथ हुई है। जैसे हमारा रिटेल में भी ग्रोथ हुआ है, एमएसएमई में भी ग्रोथ हुआ है, एग्रीकल्चर में, और प्लस मिड कॉर्पोरेट और लार्ज कॉर्पोरेट, जो पहले हम पिछले 3 साल मिड कॉर्पोरेट और लार्ज कॉर्पोरेट में ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, अब उसमें भी 12% का ग्रोथ हुआ है। और हमें ये अनुमान है कि ये इस पूरे वर्ष में ये इस तरह का ग्रोथ हम जो है वो अचीव कर पाएंगे और यही ग्रोथ बना रहेगा। देखिए, आपके बैंक तो कंप्लीटली टर्न अराउंड हो गई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, लोन ग्रोथ वापस आ रही है। और इधर हम देख रहे हैं दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक लेवल पे सरकार की तरफ से प्रोग्रेस हो रहा है एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लाने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन की उसमें शामिल है आपका बैंक। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, आप चाहें तो रिस्पॉन्ड ना भी करें, बट आज हमारे कॉलीग मेघना मित्तल ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार शायद कुछ फेरबदल कर सकती है कि 20% का जो कैप है अभी वो हटा दिया जाए, ताकि बड़ा स्टेक ऑफर हो सकता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को, और तभी उन्हें मजा भी आएगा, उनके लिए स्ट्रेटेजिक सेंस मेक करेगा पूरा बड़ा स्टेक लेने में बैंक में। कोई आपकी राय इसके ऊपर, ये क्या सही डायरेक्शन में जा रही है बात? और आपको भी फीडबैक तो लगा होगा इन्वेस्टर्स का, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए, इसमें डायरेक्टली तो मैं कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने भी देखा था आपका रिपोर्ट, पर ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि सरकार ने और एलआईसी ने ये जरूर निश्चित रूप से काफी क्लियर किया है कि जब भी बैंक का जो है हस्तांतरण होगा तो मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर होता है तो नेचुरली उनके पास में सब बोर्ड अपॉइंट करने की पावर्स और ये सब रहेगा। तो अब वो शेयर परसेंटेज और ये सब जो है, ये क्योंकि जैसा मैं पहले से भी कहता आया हूँ, दीपम जो है इस एरिया को हैंडल कर रहे हैं और वो डिफरेंट जो भी रेगुलेटर्स हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, तो वो बेहतर स्थिति में होंगे इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। बट ये निश्चित रूप से क्लियर है कि मैनेजमेंट ट्रांसफर, कंट्रोल ट्रांसफर के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल डिसाइडेड है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उसी डायरेक्शन नजर आ रही है, सारे ज्वाइन हो रहे हैं, सारे डॉट्स। शर्मा जी, जाने से पहले एक बार बताएं कि अभी आप क्योंकि कमान संभाले हुए हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक आपने जो डायरेक्शन ले रखा है या स्ट्रेटेजिक एम ले रखा है कि ऑपरेशनल मैट्रिक्स को कैसे इंप्रूव करेंगे आप अभी, इससे पहले कि ये ट्रांजैक्शन हो? नहीं, सभी जो हमारा जो टारगेट रहेगा
जो पहले भी हमने टारगेट दिए हैं और उस सब टारगेट को हम अचीव करने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो हमारा मेन चीज ये है कि भाई बैंक को डिजिटली एडवांस्ड करके और लोन ग्रोथ का ये जो वर्टिकलाइजेशन हमने बना दिया है, ताकि ग्राहकों की कस्टमर जो ग्राहक सेवा है उसको उत्तरोत्तर बढ़ाकर हम 10 से 12% का ग्रोथ जो है वो अचीव कर पाए। और हमारे जो अदर एफिशिएंसी पैरामीटर्स हैं जैसे आरओए और आरओई, वो भी आरओए जो है 1% से ऊपर रहे और कॉस्ट टू इनकम रेशो वगैरह जो है वो 50% से नीचे रहे। तो वो डिजिटली भी एडवांस करना है और साथ के साथ में पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस भी देना है। तो इन सब चीजों को मिलाकर अगर हम साथ चलेंगे तो नेचुरली हमारा जो है बैंक जो हमारा टारगेट हमने फिक्स किए हैं कि एफिशिएंसी पैरामीटर्स के हिसाब से बैंक को एक उत्तम जगह पे ले जाना है। और एक और हमारा टारगेट भी है कि नेट एनपीए जो है अभी 1.25 आ गया है और अब धीरे से ग्रोस एनपीए भी कुछ ट्रांसफर करके हमारा वो थोड़ा एक काफी ऊपर है तो उसको हम नीचे ले आएंगे। बाकी हमारी प्रोविजन कवरेज रेशियो और सभी रेशियोज काफी उत्तम है और इसी हिसाब से हम आगे चलते रहेंगे। सारी लोन पॉलिसीज और सब हमारी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको हमने स्ट्रेंथन कर लिया है और बैंक निश्चित रूप से एफिशिएंसी पैरामीटर्स पे इंप्रूवमेंट दिखाता रहेगा। जी, ऑल राइट शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और हम आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस कि आप उनको अचीव भी करें और सरकार का डाइवेस्टमेंट टारगेट भी धीरे धीरे आगे बढ़े और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात है। धन्यवाद। राकेश शर्मा इस समय हमसे बात कर रहे थे, आईडीबीआई बैंक के नाउ एमडी, बहुत पुराने बैंकर हैं, पहले कैनरा बैंक में थे और काफी बदलाव और इसके अंदर इनफैक्ट टर्नअराउंड आता हुआ नजर आ रहा है आईडीबीआई बैंक में। आज स्टॉक में भी थोड़ा सा नीचे से टर्नअराउंड आ रहा है लेकिन बाकी बाजार के हिस्से में ज्यादा तेजी आ रही है और स्टोरीज भी हैं जो कि प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। आपकी नजर कहां पे ये फोकस में है? मेरी केमिकल्स पर नजर है और केमिकल्स को लेकर जिस तरह से हम ट्रैक्शन बिल्ड होता हुआ भी देख रहे हैं। दीपक नाइट्राइट आज हम देख रहे हैं जहां पर बाजार में उतार चढ़ाव है, कमजोरी है, दीपक नाइट्राइट का स्टॉक जो है मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर केमिकल स्पेस में पर्टिकुलरली अगर देखें स्टॉक के पिछले परफॉर्मेंस को भी देखते हुए, राजेश जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए दीपक नाइट्राइट का एक कॉन्ट्रा व्यू लिया जा सकता है इन स्तरों पर बाजार में फिलहाल जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है कि एक बार प्ले आउट करना चाहिए स्टॉक पर? 1860 के लेवल्स हैं। जी बिल्कुल, बाय का ही व्यू है यहाँ पे और लास्ट सेशन में हम जब आपके साथ जुड़े थे तो हमने दीपक नाइट्राइट पे बाय रिकमेंडेशन भी दिया था और काफी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक में आते हुए दिखा था। हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके के फॉर्मेशन बने दीपक नाइट्राइट में, यहाँ से अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1940 से 1960 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो होल्ड रख सकते हैं अपनी पोजीशन को और यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हायर साइड पे करीब 1820 के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखें। और हमें लगता है जिस तरीके से फॉर्मेशन बने एक रेंज का कंसोलिडेशन, रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है स्टॉक में। देखें तो आज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस से ये स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 1960 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 1820 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुदीप हमारे साथ हैं, राजेश हमारे साथ हैं। सुदीप, ये एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों को अगर आज आप देखें बाजार पे काफी हद तक खींचने का काम कर रहा है ये दोनों स्टॉक्स, ये दोनों ट्विंस। आपको एचडीएफसी बैंक दोनों में बेटर ट्रेड किधर नजर आ रहा है? जी अजय जी, मुझे दोनों में से अगर आप मुझे चूज करने बोले तो मुझे बेटर ट्रेड एचडीएफसी लिमिटेड में लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि मार्केट जब ये डाउन ट्रेंड में था तब एचडीएफसी लिमिटेड में धीरे धीरे एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था 2250 2280 के करीब। और अब ये जैसे हमने देखा ये ऑटो एफएमसीजी ये थोड़े साइडवेज है। आज आईसीआईसीआई बैंक और इनके रिजल्ट्स के बाद बैंकिंग भी थोड़ा साइडवेज था, ये लार्ज कैप बैंक्स। तो हमें यहाँ पे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मार्केट में लीडरशिप ले रही है और यहाँ पे एचडीएफसी करंट स्तरों से हम बाइंग कर सकते हैं 2270 के स्टॉप लॉस से 2360 2380 के ऊपरी स्तरों पे टारगेट रहेंगे। ओके, ये राय एचडीएफसी बैंक पर दे दी गई। इस बीच मेरी नजर है सरकारी बैंक पर। इस पर देखिए बैंक निफ्टी में तो अच्छी रिकवरी है
लेकिन सरकारी बैंक जो हैं जितने भी वो उलट ट्रेड ही कर रहे हैं। अभी हमारी थोड़ी देर पहले आईडीबीआई बैंक से बात हुई थी, वो नीचे है। कैनरा बैंक के नतीजे आए, 1.5% की वीकनेस वहां है। अगर एसबीआई को हटा दे, जो कि अभी फिलहाल हरे निशान में टिका हुआ है कोशिश कराने की, बाकी सभी बैंक लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। सुदीप, आपसे समझना चाहेंगे क्या व्यू बन रहा है आपका सरकारी बैंकों में? पीएसयू बैंक की अगर बात करें तो जैसे हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये दोनों में बहुत अच्छा एक अपमूव आया था। इवन पीएसयू बैंक इंडेक्स इटसेल्फ बढ़िया लग रहा है यहाँ से। तो हमारी टॉप पिक रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद रैली दिया और अभी ऊपरी स्तरों पे फिर से 114-15 के स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बाय बनता है। मीडियम टर्म जो मूविंग एवरेजेस है वो भी एक संकेत दे रही है कि यह मोमेंटम आगे के दिनों में और स्ट्रांग होगा। तो 111 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बाय बनता है 122 से 125 के टारगेट के लिए। तो चलिए, बैंकिंग स्पेस पर ये राय। और इनफैक्ट जब से कजारिया सिरेमिक पर अजय आपने नजर बनाई भी है, और आपने तो इनफैक्ट एक डायलॉग भी इसके लिए कहा था कि दिस इज द रिलायंस फॉर टाइल इंडस्ट्री। देखिए ना, ये सबसे बड़ी कंपनी है, लीडर है इंडस्ट्री की, और ये साफ तौर पे बोल रहे हैं कि शायद अगर गैस प्राइस यहाँ से और नहीं चले तो यहाँ से मार्जिन इंप्रूव होंगे। ग्रोथ की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये हमारे शो पे आके बोल के गए थे, राइट। और आप देखिए 20% स्टॉक नीचे तो चल चुका है। श्रीकांत, कजारिया के बारे में क्या राय बन रही है आपकी? 950 से चलना शुरू हुआ है, 980-90 से 1150 पे है, लेकिन टॉप में 1500-1600 का भाव हो चुका है। इसमें एक रिवर्सल बन रहा है क्या? अजय जी, गुड आफ्टरनून, और बाकी सबके लिए भी गुड आफ्टरनून। वैसे देखिए, अगर कजारिया सिरामिक के चार्ट को, तो एक बात काफी क्लियर है कि ये स्टॉक ने काफी अच्छा वक्त निकाला था, और यानी कि अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन हुआ था 1100 और 900 के रेंज में, और उसका एक ब्रेकआउट बना है। और न्यूज फ्लो भी अगर पॉजिटिव अगर आ रही है तो ये ब्रेकआउट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 200 रुपया और, यानी कि शायद मुझे लगता है कि ये 1300-1350 रुपए के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन भी अगर इसमें आता है तो भी लॉन्ग करके चले, पोजिशनल व्यू बना है इसके ऊपर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक 1000 वाला 1150 हो चुका है, तो शायद 50 रुपए तक का करेक्शन आ सकता है। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार इसके प्रीवियस हाइस के काफी नजदीक बिल्कुल जा सकता है। तो करंट लेवल से भी लॉन्ग पोजीशंस बनाए, और अगर यहाँ से कोई थ्रोबैक अगर आता है तो 1100 के करीब और पोजीशंस को ऐड की जा सकती है। तो कजारिया सिरेमिक पर ये राय। इनफैक्ट दिन भर थकान महसूस करने के बाद बाजार अब धीरे धीरे रिकवरी मोड में आता हुआ नजर भी आ रहा है। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेडिंग बेट्स क्या होंगे आज के लिए? बिल्कुल, तो देखिए, हमें लगता है कि अगर इस मार्केट में अगर कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज में हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें लगता है कि ट्रेड काफी सस्टेनेबल है। वहां पे हमें लगता है कि एम्फेसिस बीएफएल इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए, जो 2320 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से एक बार 2400-2420 के लेवल्स दिखा सकता है, और अगर यहाँ पे अगर कोई इसमें अगर स्टॉप लॉस मुझे रखना है तो तकरीबन हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 2200 के करीब का। तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक 2420-2450 के लेवल्स दिखा सकता है। और इसके साथ साथ हमें लगता है कि कोल इंडिया यहाँ पे भी एक फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर कोल इंडिया यहाँ से चलेगा तो हमें लगता है कि 210 ऑन इमीडिएट बेसिस आ सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि 225 के भी लेवल से दिखा सकता है। तो ये दोनों पोजिशनल ट्रेड्स हैं, करंट लेवल से दोनों लॉन्ग करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं सुदीप, श्रीकांत, राजेश, आप प्लीज वेट करें, एक स्पेशल एनालिसिस हम लेके आए हैं आपके लिए, वो है जोमैटो। जोमैटो का इस समय स्टॉक प्राइस बहुत 50 रुपए के नीचे चला गया। 2-3 कारण है उसके। पहले हम उसके कारण आपके लिए लेके आएंगे कि क्या हुआ है वहां पे। उसके बाद अभय अग्रवाल हमारे साथ, सीजन्ड इन्वेस्टर पाइपर सेरेका के, जो ये कंज्यूमर टेक को बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम आपको ये सवाल आपके लिए आपके तरफ से उनसे पूछेंगे, क्या ये भाव ऐड करने का है क्या, और ये ट्रिगर्स क्या हो रहे हैं, या इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई छोटा स्टॉक 40-50 वाला इतनी जोर से गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर की मानसिकता है नीचे एवरेज करने की, तो जरूरी है इस समय इसको 360 डिग्री एनालिसिस कि क्या किया जाए। पहले हमें आशीषा बताएंगी कि विनी बताएंगी कि जोमेटो में क्या हो रहा है आज। विनी बताइए।
बुरी खबर नहीं बोल सकते, पर उनका जो लॉक इन पीरियड जो है इन्वेस्टर्स का, जो 1 ईयर लॉक इन पीरियड होता है फॉर इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स, वो 23 जुलाई को एंड हुआ था ना। वो क्या होता है कि इस लॉक इन पीरियड के अनुसार 613 करोड़ जोमेटो जो शेयर्स थे वो लॉक इन पीरियड में थे 1 साल के लिए उनकी लिस्टिंग डेट से। उसके बाद अब ये लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, तो ये इन्वेस्टर्स ये शेयर्स सेल कर सकते हैं। तो ये अराउंड 78% ऑफ उनका जोमेटो का टोटल पेड अप कैपिटल होता है। तो मे बी इसकी वजह से आज हम जोमेटो की के शेयर पे थोड़ी सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। उसके अलावा एक और जो न्यूज फ्लो आई हुई है कि रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि जो डोमिनोज है, जुबिलेंट फूडवर्क्स डोमिनोज जो बेचता है, वो मे बी अभी जोमेटो और स्विगी से नहीं बेचेंगे और उनकी खुद जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वहां से अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, पिज्जाज बेचेंगे, वहां से ये ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो उसकी वजह से भी थोड़ी प्रेशर बन सकती है जोमेटो के शेयर प्राइस पे। और आज देखें तो जोमेटो 50 रुपए के प्राइस से कम में ट्रेड हो रहा है एज ऑफ नाउ। रिकॉर्ड लो लेवल्स पे चल रहा है और लिस्टिंग डेट से 30% तो आज सुबह ही शेयर गिर चुका था, लिस्टिंग डेट से ऑलमोस्ट था, और अब तो और 10-12% गिर चुका है। तो ये प्रेशर बढ़ रहा है। 40% डाउन है और लिस्टिंग प्राइस है जोमेटो के शेयर प्राइस। 6 मंथ्स में जोमेटो ने इतनी बड़ी फॉल नहीं देखी है इंट्राडे फॉल में। तो आज जोमेटो शेयर्स पे श्योरली सेलिंग प्रेशर बढ़ चुकी है। और ये आप चार्ट देख ही सकते हैं कि कितना गिरा हुआ है जोमेटो के प्राइसेस लास्ट 1 मंथ में, और लिस्टिंग प्राइस से भी कितनी गिरी हुई है जोमेटो की शेयर प्राइस। दो फैक्टर्स की वजह से आज जोमेटो के शेयर प्राइस प्रेशर में है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अभय अग्रवाल आ गए हैं। अभय बताइए, आपने पूरी बात सुनी, ये आप हमारे व्यूअर्स को समझने में मदद करें कि एक तरफ तो भीषण गिरावट और फंड्स की सेलिंग और दूसरी तरफ शायद एवरेजिंग करने की चाह, तो कैसे बैलेंस आउट करना चाहिए? देखिए अजय, आपने जोमेटो स्पेसिफिकली पूछा है, तो जोमेटो में एक सबसे बड़ा कारण तो आपने देख ही लिया कि आज जो उनका लॉक इन खुला उसकी वजह से सेलिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है जिसको बाजार अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। पर एक फंडामेंटल रीजन इसके 2-3 और भी हैं जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इस समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी एवरेज डाउन करना चाहिए। और वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी जो गाइड कर रही थी कंपनी कि अगले साल तक 23 एंड तक हो जाएगा प्रॉफिटेबल क्योंकि कंट्रीब्यूशन नंबर इंप्रूव हो रहा है, वो ब्लिंकिट के एक्विजिशन की वजह से काफी इन्फिनिटली डिले हो गया है। तो इन्वेस्टर्स को एक सबसे बड़ा झटका ये भी लगा कि आप एक तरफ अपने कोर बिजनेस को गाइड कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी का, दूसरा आपने इतना बड़ा लॉस मेकिंग कंपनी को ले लिया है जिसका कोई अभी तक बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा है किसी को। तो इन्वेस्टर्स को एक थोड़ा नेगेटिव झटका उसका लगा। दूसरी तरफ जैसे आज ही खबर आई कि डोमिनोज भी रेजिस्ट कर रहा है और इसी तरह हो सकता है बड़ी चेन्स और भी रेजिस्ट करने लगे। तो एक जो मार्केट प्लेस है जो जोमेटो का, उसकी सस्टेनेंस विदाउट लार्ज बिग प्रोडक्ट बिग ब्रांड्स, वो क्या है, कितनी वैल्यू, कितनी तकलीफ होगी, वो भी अभी समझना पड़ेगा। और तीसरा ये जो सेल ऑफ आया बिकॉज ऑफ, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी 3 प्रॉब्लम्स हैं ये इमीडिएटली 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में सॉल्व हो जाएंगी, तो और या फिर कोई बहुत बड़ी बाइंग इमर्ज हो जाएगी मार्केट रिकवर करने पे भी। तो मेरी सलाह यही रहेगी इन्वेस्टर्स को कि वेट एंड वॉच मोड में रहें। लंबे समय की स्टोरी है तो आपको मौका जरूर मिलेगा इसको ठीक टाइम पे लेने का, ये टाइम शायद ठीक नहीं है। ओके, तो चलिए 3-4 फैक्टर्स तो यहाँ पर अभी बिल्कुल नजर आ रहे हैं जिसके चलते यहाँ पर फिलहाल इस स्टॉक में एक इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में एक फैक्टर जो एंकर लॉक इन की हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उसे एज अ नेगेटिव तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इट वाज वन ऑफ एन इवेंट जो कि होना था, जो हो चुका है। ऑफ कोर्स ये जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म से कह सकते हैं निकलना या डिलीवरी प्लेटफॉर्म या जुबिलेंट फूड का एक्सपोजर थोड़ा कम करना, एक कंसर्न बिल्टअप होती हुई दिख सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि पोजिशनल बेसिस पर जो लोगों के हाथ में शेयर्स हैं उन्हें फिर किस तरह का नजरिया अपनाना चाहिए, या फिर कोई अगर जोमेटो के स्टॉक को वॉच आउट कर रहे हैं तो फिर उन्हें किन लेवल्स पर या क्या समझना चाहिए, किन स्तरों पर इनमें एंट्री लेने के बारे में सोचा जाए? देखिए, जैसा अभी ग्लोबल मार्केट्स में भी रिस्पॉन्स है प्लेटफॉर्म कंपनीज की तरफ, मार्केट प्लेसेस की तरफ, इंडिया में नहीं, आप चाइना में देखिए, आप यूएस में देखिए, यूरोप में भी देखिए, जो लिस्टेड कंपनीज है, डोडैश है, ग्रबहब है, मेituan दियानपिंग है, उन सब की वैल्यूएशंस काफी हिट हुई है। तो जोमेटो ही ऐसी यूनिक कंपनी नहीं है जिसने ऐसा प्रेशर देखा है अपने वैल्यूएशन पे। तो जब तक, मुझे नहीं लगता कि जब तक कंपनी आके क्लियरली
कम्युनिकेट करेगी कि उनका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और क्या इन्वेस्टर को एक्सपेक्ट करना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, मुझे नहीं लगता तब तक इस स्टॉक का बॉटम बनेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स क्लियरली इस टाइम पे ऐसी कोई कंपनी को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं जिसका जैसा भी फ्यूचर हो पर वो लॉस मेकिंग हो। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए। जिनके पास है वो रखे रहें, पर नई पोजीशन बनाने के लिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट करें। राइट, ऑलराइट अभय, बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। जोमेटो पर आपको जल्दी वापस हम लेके आएंगे वन ऑफ दीज डेज और लंबी बात करेंगे बाजार पे। होप आपका पोर्टफोलियो शानदार चल रहा होगा हमेशा की तरह। थैंक यू। अभय अग्रवाल, पाइपर सेरिका के हमें समझा रहे थे कि जो टेम्पटेशन हो रही है इस समय बहुत सारे इन्वेस्टर्स की कि क्या मैं 50 रुपए के नीचे चला गया है, क्या मैं इसको खरीदूं अभी, वो 50 रुपए किलो इस समय टमाटर भी नहीं आ रहा है तो कहीं इससे अट्रैक्ट होकर अगर आप आए तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखें। टोमेटो के प्राइस में जोमेटो कहीं ये ऐसा नहीं हो जाए। ये अक्सर देखा गया है, यस बैंक भी जब नीचे गिरता चला आया था, वोडाफोन भी जब नीचे गिरता चला आया था, तो रिटेल इन्वेस्टर जो वर्ग है, जो वो कम्युनिटी है, उसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते चले गए। तो इसलिए हमने ये एक स्पेशल सेगमेंट रखा था। आगे बढ़ते हैं और सुदीप, श्रीकांत और हमारे साथ राजेश हैं। श्रीकांत, आप कोई व्यू देना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी बहुत लंबे दौर में देखा, ये छोटे होते जाते हैं भाव और हमारे इन्वेस्टर दोस्त जो है वो ऐड करते रहते हैं इसको। बिल्कुल, तो देखिए वैसे इस कंपनी में जो फंडामेंटल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, या तो जैसे आज जो एक लॉकिंग पीरियड का जो एक सेलिंग आया है, मुझे लगता है कि इसके बाद जो ट्रेंड बनेगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए काफी दिनों से जितनी भी ट्रेडर्स लॉबी थी वो वेट कर रही थी, और मुझे लगता है ये बड़े वॉल्यूम्स के बाद जो भी वेटेड एवरेज बनेगी उसके बाद अगर शायद स्टॉक फिर भी 44 या 45 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन अगर हो जाता है तो फिर हमें लगता है कि इसमें एक वापस रिबाउंड देखने मिल सकता है। ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली गिवन अप हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है आज के दिन के वॉल्यूम का वेटेड एवरेज जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा जो एक सेलिंग आ रहा है वो किधर एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन से हाथों में जा रहा है, वो जानना काफी जरूरी है। और वो हमें लगता है कि वेटेड एवरेज के बेसिस पे हम उसका एक कुछ व्यू बना सकते हैं। ब्रॉडली हमें लगता है कि ये स्टॉक 45 और 60 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट और यहाँ से आने वाले दिनों में देखने मिलेगी। तो चलिए जोमेटो पर इनफैक्ट एक 360 डिग्री काइंड ऑफ एनालिसिस होती हुई और ऑफ कोर्स काफी ज्यादा टेम्पटिंग सिचुएशन आ जाती है, लेकिन ऐसे में भी कॉशियस नजरिया जरूर अपनाएं और फंडामेंटली और टेक्निकली चार्ट्स को बिल्कुल समझकर उसके ठीक बाद आप अपने पोजीशंस को लें, ये राय मिलती हुई। लेकिन चलिए रिजल्ट हैवी हर रोज हम देख रहे हैं, अब तो वीकेंड्स भी रिजल्ट हैवी नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील जैसी कंपनियों के नंबर्स एक एक कर आते हुए दिखेंगे। टाटा स्टील के अभी अनुमान हमने समझे। एक्सिस बैंक के स्टॉक को आप देखिए 731 के लेवल्स पर। बैंकिंग में लगातार हम देख रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम के चलते अच्छे लेवल्स पर कामकाज नजर आ रहा है। पिछले दिनों जो बैंकिंग स्पेस से जुड़ी कंपनियों के नंबर्स भी आते हुए दिखे, उसके ठीक बाद पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक स्पेस फोकस में है। आइए एक बार एक्सिस बैंक के नंबर्स कैसे रह सकते हैं वो हर्ष से समझ लेते हैं, उसके बाद टेक्निकली चार्ट चेक भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से जानते हैं। हर्ष बताएं, एक्सिस बैंक के नंबर्स से एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी है? एक्सिस बैंक के Q1 FY23 के नंबर्स में जो नेट इंटरेस्ट इनकम है एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अराउंड 17.3%, तो एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ नेट इंटरेस्ट इनकम नंबर के फ्रंट पे। जो NII है वो 3.2% सिक्वेंशली बढ़ेगा वो पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से, तो वो 9,100 करोड़ के आसपास आएगा। एक सॉलिड ग्रोथ दिखाएगा एक्सिस बैंक NII पे। पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एब्सोल्युटली फ्लैट जब हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सिक्वेंशली स्लाइटली कम और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एब्सोल्युटली फ्लैट। ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का जो ट्रेंड है जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ट्रेजरी लॉसेस बुक होंगे जो कि सारे बैंक्स कर रहे हैं, सिर्फ एक्सिस बैंक का नहीं है ये मामला। जब हम प्रोविजंस को देखें हायर आएंगे, अराउंड 40 to 50% हायर आएंगे जब हम सिक्वेंशली देख रहे हैं, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% से घटेगा वो प्रोविजंस का नंबर, जिसपे पैट पे भी प्रभाव और एक अच्छा असर पड़ेगा। तो जो पैट का नंबर है अराउंड 57% बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अराउंड 3,400 करोड़ पे वो पैट का नंबर आने की अपेक्षा है। और
पैट का नंबर स्लाइटली घटेगा क्योंकि वो प्रोविजंस हायर आए हैं, तो अराउंड 1400 करोड़ के प्रोविजंस आए हैं जो कि लास्ट टाइम अराउंड 988 करोड़ पे थे। तो वो पर्टिकुलर नंबर पे नज़र रहेगी एनालिस्ट की। जब हम बैलेंस शीट साइड को देखें, अभी जो एडवांसेस का नंबर है अराउंड 7,25,000 करोड़ पे वो एडवांसेस का नंबर आएगा जो कि एक 17.9% ग्रोथ बताएगा, और जो डिपॉजिट्स का नंबर है वो भी अराउंड 8.5 लाख करोड़ के जस्ट नीचे आने की अपेक्षा है, वो भी अराउंड 17.6%। एक काफ़ी हेल्दी ग्रोथ नंबर्स दोनों साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट पे एक्सिस बैंक दिखाएगा। ऑफ कोर्स अब देखना है कि फाइन प्रिंट क्या कहता है, पर नज़र एक्सिस बैंक पे। एब्सोल्युटली। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के बाद एक्सिस बैंक के तिमाही नतीजों का इंतजार है, और ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स की अगर बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त का अनुमान है, लेकिन फाइनली नंबर्स कैसे आते हैं उस पर नजर रहेगी। लेकिन ठीक आईसीआईसीआई और कोटक बैंक की ही तरह अनुमान वही हम जताकर चल रहे हैं कि एक्सिस बैंक की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स दिख सकते हैं। सुदीप, आपकी राय एक्सिस बैंक पर क्या होगी? इनफैक्ट वायदा बाजार में एफएनओ स्पेस में कैनरा बैंक के भी नंबर्स हैं, एक एक कर बैंकिंग स्पेस तमाम नंबर्स अपने डिक्लेयर कर रही हैं और पॉजिटिवली यहां पर ट्रेड करते हुए भी दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक अनुमान तो हमने जाने, टेक्निकली एक बार चार्ट चेक कर बताएं। जी मानसी जी, पिछले 4-5 दिन में हमने देखा है कि एक्सिस बैंक ने 680 से 725, 730 तक का एक अपमूव दिखाया। ये बैंक निफ्टी में जब एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक नहीं चले थे तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ही थे जो पहले दो बैंक जो बॉटम से चलना चालू हुए थे। तो इसका पिछले मीडियम टर्म का ट्रेंड अगर देखें तो बहुत स्ट्रांग हो गया है। एंड ये अपना जो लॉन्ग टर्म से जो डाउन ट्रेंड में था, जो 820 से जो नीचे आया था, अब यहां से एक काफी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है ये। तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम फिलहाल यहाँ से और स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ, और रिजल्ट्स का वॉलेटिलिटी रहेगा। बट ओवरऑल अगर लेवल्स की बात करें तो 710, 715 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। एंड जब तक ये होल्ड करेगा तब तक ऊपरी स्तरों पे हमें 760, 780 के लेवल्स देख सकते हैं हम। बन रहा है और इनफैक्ट पूरा कैपिटल गुड स्पेस में सॉलिड ट्रेड हुआ है। एलएनटी हालांकि चला वो भी है, लेकिन रिलेटिवली कम चला है। ये देखिए आज भी 10 रुपए ऊपर कुछ खास नहीं। 6 महीने 3 महीने का ग्राफ लेके आइए, शरद को जोड़ते हैं समझने के लिए कि रिजल्ट्स में क्या हो रहा है। उसके बाद श्रीकांत से इसके ऊपर ट्रेड, पॉसिबल ट्रेड की बात करेंगे। शरद आप बताइए पहले नंबर्स कैसे आ सकते हैं? देश के सबसे बड़े दिग्गज इंफ्रा कंपनी एलएनटी के जो है पहले तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, और उसका जो ओवरऑल स्टॉक में देखे रिएक्शन तो लगभग 20% से ज़्यादा स्टॉक जो है जून के लो से जो ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुकी है। अब रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन है कि 21% का ग्रोथ दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एबिडा में 23% और पैट में लगभग 66% का ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि मार्जिन्स लगभग सपाट रहने वाले हैं, ऑलमोस्ट 10.9% का। लेकिन अहम फैक्टर्स ये है कि पहले तिमाही में एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लार्ज ऑर्डर बुक्स में इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है, और ऑफकोर्स लो बेस था तो इसके कारण जो है टॉप लाइन नंबर्स में जो है एक अच्छी इंपैक्ट पड़ सकती है। हालांकि मार्जिन्स में लिमिटेड इंपैक्ट रहेगी क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ जो उनके जो बड़े ऑर्डर्स आए हैं उनमें जो है प्राइस वेरिएशन क्लॉज लिखा है, तो वो प्राइस जो है पास ऑन हो जाता है उसके कारण। इसके अलावा इंटरनेशनल सेगमेंट के जो ऑर्डर्स रहेंगी वो सपोर्ट करने वाली है डोमेस्टिक मार्केट शेयर में जहां पे लॉस हुआ है कंपनी को। और आखिर में कमेंट्री क्या रहने वाली है मार्जिन आउटलुक को लेके, ऑर्डर इनफ्लो को लेके और एग्जीक्यूशन को लेके, ये बहुत अहम बात होने वाली है। कंपनी की गाइडेंस लास्ट क्वार्टर में उन्होंने कहा था कि ऑर्डर बुक लगभग 12 से लेके 15% का ग्रोथ दिखाएंगे, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्जिन में भी जो है एक टाइप से रिकवरी देखा जाए। और करंट रेवेन्यू गाइडेंस जो है कंपनी का 12 से लेके 15% तक का है। स्ट्रीट जो है वांट कर रहे हैं नोइंग के लिए कि प्राइवेट कैपेक्स का एक्चुअली पिकअप हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो उनके इंपैक्ट ऑर्डर फ्लो में क्या आने वाला है। और दूसरा बात ये रहेगा कि पॉलिटिक्स में चेंज आई है महाराष्ट्र में, तो उसमें क्या इंपैक्ट ऑर्डर फ्लो में आया है। और आखिर में जो बात करेंगे एग्जीक्यूशन ओवरऑल, उसमें क्या पिकअप देखने मिली है। ओके, अभी ट्रेड की बात करते हैं। श्रीकांत, एलएनटी में क्या ट्रेड बन रहा है? देखिए वैसे एलएनटी भी काफी चल चुका है और करंट लेवल से अगर देखें तो ये अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब है। तो यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी दूर का रहेगा। स्टॉप लॉस तकरीबन 1710, 1720 का आ रहा है, जो मुझे लगता है काफी बड़ा स्टॉप लॉस है। अगर रिजल्ट के बाद अगर कोई भी अगर करेक्शन आता है तो बिल्कुल इससे लॉन्ग करके चले। या तो अजय जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग पोजीशन अगर है ऑलरेडी तो उसमें एक स्टॉप लॉस बना के रखे 1700 रुपए के करीब का, और टारगेट्स रखिए 1850 रुपए के, क्योंकि इसने एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन बनाया था
और उसके बेसिस पे हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 1850 के लेवल्स दिखाएगा। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल जो लॉन्ग पोजीशन से होल्ड करें, लेकिन फ्रेश लॉन्ग करने का सलाह हम अभी नहीं दे रहे हैं। ओके, तो चलिए एब्सोल्युटली एलएनटी नंबर से ठीक पहले अब अनुमान भी आपने समझ लिया और साथ ही इन लेवल्स पर टेक्निकली चार्ट्स भी पॉजिटिव हैं। खरीदारी के मौके यहां पर बिल्कुल बन रहे हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी इंटैक्ट रखी जा सकती है। लेकिन चलिए अब 3 बज गए हैं, वक्त है संजीव भसीन जी के साथ जुड़ने का। गुड आफ्टरनून संजीव जी, आपके आने से ठीक पहले हम देख रहे हैं बाजार भी धीरे धीरे रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को आज आप? अटेम्प्ट कर रहे हैं मैडम, 140 पॉइंट से 50 रह गए और कल खुलोगे ही ग्रीन में। ये एक्सपायरी 17,000 जाएगी, तो आप तैयारी कर लीजिए। कोई मेरे कहने से नहीं है, ये तो बाजार लेने वाला है। जो डिक्लाइन है लेने। बैंक निफ्टी हो गया 37,000, आपको 34,500 पे कहा था। अपडेट भी दे दूं, नवीन फ्लोरो, आरती, जीएमआर, जिंदल स्टील, कैनफिन होम, हिंडाल्को, ये सब आउट परफॉर्मर्स हैं। और अब आपके लिए दो कॉल हैं, 2 नहीं 3 कॉल देता हूं। और आपको एक कैश का शेयर भी कहा था न्यूरेका, उस पर मैं बहुत बुलिश हूं। 1700 का भाव मुझे इस साल में दिखता है, तो न्यूरेका प्लीज हर इन्वेस्टर को ऐड करना चाहिए। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी बताएं। सबसे पहले लीजिए एम्फोसिस, रिजल्ट्स फॉर वेरी वेरी गुड और मिड कैप आईटी का फ्लेवर है। 2325 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2270, 2420 का टारगेट। बाय एफएसएल, संजीव गोयनका ओन्ड आउटसोर्सिंग कंपनी, इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इट्स अ कॉल सेंटर and at the rate the Goenka group is expanding their own business will take care of that। 110.11 में लीजिए, 107 का स्टॉप लॉस, 115 का टारगेट। और तीसरा पिक है गेल में बोनस भी आ रहा है और रिजल्ट्स बहुत शानदार आएंगे। 146 146 में लीजिए, 142 का स्टॉप लॉस, 155 का टारगेट मुझे 2 दिन में दिखता है। 27 तारीख को गेल के रिजल्ट्स हैं विद अ बोनस एंड डिविडेंड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर गेल टू बी एन आउट परफॉर्मर। एब्सोल्युटली संजीव जी, सारे के सारे आपके स्टॉक रेकमेंडेशन तो हम ट्रैक कर ही रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे आप कहना चाहूंगी, आपके फोनो प्लेट हमारे स्क्रीन पर दिख रही है और बाजार में इतनी तेजी दिख रही है। अब आप लाइव आ जाइए, हमारे व्यूअर्स भी यही चाहते हैं कि बाजार की तेजी जो है इसी तरह से बनी रहे और ऑफ कोर्स आपके दमदार कॉल्स तो हम देख ही रहे हैं। मानसी जी, जब से नहीं आ रहा तब से बाजार तेज है, तो ये शगुन रखते हैं। जब पहुंच जाएंगे 20,000 तो जरूर आ जाऊंगा जल्दी। इस बात को मैं नहीं मानूंगी, हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं आप कब हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर फिर से जुड़ेंगे और बाजार में इस तेजी को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। हैव अ नाइस डे टू यू। फिर कल आपसे मुलाकात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार में जिस तरह की तेजी हम देख रहे हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार की तेजी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। निचले स्तरों से जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ तक ये मजबूती वापस लौटती हुई भी नजर आ रही है। कोल इंडिया के स्टॉक को देखिए, यहाँ पर निचले स्तरों से हम देख रहे हैं करीब 3% की तेजी, यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल रिकवर करता हुआ। राजेश जी, स्टॉक पर आपकी राय दीजिए। तो मानसी जी, काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना और स्टॉक अब 200 रुपए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को आज यहाँ पे ये स्टॉक निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज की क्लोजिंग काफी अहमियत रखेगी। अगर ये स्टॉक 204 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो हमें लगता है ये नेक्स्ट मूव इसका 218 220 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल इसका अगर हम मंथली सेटअप भी देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में यहाँ पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि जिस तरीके के इसमें फॉर्मेशन बने, ये अपने चैनल के हायर बैंड जो कि है करीब 220 225 के जोन में, वहां तक ये अप मूव को कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो पोजीशन लॉन्ग साइड की ही रखना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस कर ले करीब 196 के आसपास। अपसाइड के इमीडिएट टारगेट हमें लगता है आना चाहिए 210 के, लेकिन पोजिशनली अगर कोई होल्ड करता है तो 220 225 तक की भी अपसाइड हमें लगता है इसमें आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। सुदीप, जरा ये 2 लॉजिस्टिक स्टॉक्स बताइए हमारे लिए। एक टीसीआई एक्सप्रेस और दूसरा ऑल कार्गो, दोनों में अच्छे वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है और ये काफी दिनों बाद टीसीआई एक्सप्रेस चलना चालू हुआ है। ये क्या इसका सेकंड राउंड चालू हो गया क्या, कि आपको बेटर ट्रेड आइडिया किसमें दिखता है? टीसीआई का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए अजय जी, तो ये मार्च अप्रैल 2021 में एक बार 800 रुपए से लेके 2500 तक चला था। उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन फेज करेक्शन भी हुआ था 1500 तक एंड एक लंबा कंसोलिडेशन चला है। तो इसके बाद हम
ये देख रहे हैं तो ये अपना एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आज दे रहा है और वॉल्यूम के साथ इसमें हमें बढ़त दिख रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हम ये लेवल मौजूदा स्तरों से और एक 25-30 रुपए के डिप पे भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। और 1680 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 1680 या 1660, और ऊपरी स्तरों पे हमें 2100 के लेवल्स दिखेंगे, बिकॉज इसने जो पिछली बार जो ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम के साथ, सिमिलर पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है और आज भी वॉल्यूम के साथ ये बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ अपमूव दे रहा है। तो हमें लग रहा है अगले कुछ दिनों में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और हम यहाँ पे एक अच्छी बढ़त हमें देखने मिल सकती है। तो चलिए, टीसीआई एक्सप्रेस इनफैक्ट लॉजिस्टिक स्पेस में एक्शन हम देख रहे हैं और ऐसे में इन स्टॉक्स में आप देखिए कमजोर बाजार में भी इनफैक्ट अब बाजार की रिकवरी के साथ अलकार्गो लॉजिस्टिक्स, टीसीआई एक्सप्रेस जैसे स्टॉक्स हैं। डिलीवरी भी एक बार देख लेते हैं, आज सुबह से नहीं चल रहा था, इन स्टॉक्स में मजबूती फिलहाल नजर आ रही है और डिलीवरी के अगर चार्ट्स को भी एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर आए, वहां पर भी हम देख रहे हैं एक्शन के साथ ट्रेड ऑफकोर्स नजर आता हुआ, कमजोरी यहां पर अब भी हावी होती हुई। चलिए, लॉजिस्टिक स्पेस में तमाम काउंटर्स में तेजी है, इसे अभी अब तेज होने में थोड़ा वक्त है, या फिर कह सकते हैं 675 के हाई लेवल्स हैं, वहां तक पहुंचने में देरी यहां पर करता हुआ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बाजार में जहां टेक्निकल एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी लगातार जुड़ते हैं और बाजार पर मैक्रो फ्रंट पर क्या करना चाहिए इस पर हमसे विस्तार से बातचीत करते हैं। हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक अपना नजरिया हमारे साथ शेयर किया और खासतौर से उन्होंने कहा कि बैंकिंग और साथ ही कंज्यूमर सेक्टर हैं जहां पर लगातार उन्हें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बिल्टअप होती हुई दिखती हैं। आइए और सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। रिजल्ट्स आर नॉट बैड, मतलब मैं इन तीनों की बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट की बात कर रहा हूं। और हम एक्चुअली लास्ट 2-3 महीने में रिलेटिवली बुलिश हो गए हैं। तो पहले करीब 5-6 महीने पहले तक जैसे हमारे लॉन्ग ओनली फंड्स में करीब 20% कैश था और हमारे लॉन्ग शॉर्ट फंड का भी नेट करीब 40s में था, अब वो सब फुली इन्वेस्टेड हो गए लॉन्ग ओनली वाले, एंड हमारा लॉन्ग शॉर्ट फंड भी 60s के ऊपर चला गया इन टर्म्स ऑफ नेट एक्सपोजर, एंड 60 हमारा लॉन्गर टर्म एवरेज है लास्ट 17 सालों का। तो उस हिसाब से वी हैव टू से कि अब हम पॉजिटिव व्यू से देख रहे हैं मार्केट को। आईटी, बैंकिंग एंड कंज्यूमर, तो इस समय हमारी प्रेफरेंस नंबर 1 बैंकिंग में है। इस समय नहीं, एक्चुअली नियरली ऑल आवर लाइफ, लेकिन आजकल भी तो बैंकिंग में क्योंकि काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेन बात यह है कि इतने सालों से जो नए प्रोजेक्ट्स में फंड नहीं किया, नए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं लगे, या लगे या ना लगे, प्राइवेट बैंक्स ने कहा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे या हम फंड नहीं करेंगे, उससे इन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमारी 3 बिगेस्ट होल्डिंग्स इन द फंड और तीनों बैंक्स ही हैं, जो हैं कि अपना आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक। और इन तीनों में घूम फिर के आपको इंडिया का वो भी मिल जाता है कि अगर इंडिया की ग्रोथ ज्यादा हो, कभी कंज्यूमर की ज्यादा हो, अगर कभी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स बड़े तो उसकी लेंडिंग हुई तो वो भी इनको मिल जाती है। तो आसान काम है और उसका मेन अट्रैक्शन ये है कि उनकी वैल्यूएशन 1 साल पहले से मत देखें या 1.5 साल पहले से जब बॉटम था, बट अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म देखें तो उनकी वैल्यूएशन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो आपको ये नहीं लगता कि आप बड़ी हाइप के बाद ये शेयर खरीद रहे हैं। जो आईटी सेक्टर है उसमें अभी हम अंडरवेट इस तरह हो गए कि जो हमने जनवरी-फरवरी में मार्केट के व्यू से स्टॉक्स बेचे, सारे प्रोपोर्शनली बेचे थे, वापस खरीदने में हमने टेक का खाली एक ही स्टॉक खरीदा, तो टेक का वेटेज हमारा थोड़ा चेक में आ गया। टेक में ये इशू है कि बिकॉज अभी भी जो भी प्रॉब्लम गिनी जाए वो अभी यूएस से एमिनेट हो रही है कि जी यूएस में कहीं रिसेशन ना हो जाए इन इंटरेस्ट रेट हाइक से, या स्लो डाउन ना हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट आईटी में इसलिए होता है क्योंकि हमारे कस्टमर सारे यूएस के होते हैं। बट उनकी करेक्ट, आइए आगे बढ़ते कुछ और रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग आइडियाज लेते हैं। 1 महीने का बजाज ऑटो का चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब। श्रीकांत, बजाज ऑटो में किस तरह का ट्रेड बन रहा है? अभी कल रिजल्ट्स हैं, सृष्टि भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगी बताने के लिए, लेकिन 1 महीने में 210 रुपए चला हुआ है गोइंग इनटू द नंबर्स। पहले आप चार्ट बताएं क्या बता रहे हैं, फिर हम सृष्टि से जानेंगे अर्निंग्स में क्या आ सकता है। श्रीकांत। तो देखिए अजय जी, हमें लगता है कि ये स्टॉक वैसे शॉर्ट टर्म में काफी चल चुका है, लेकिन एट द सेम टाइम 4,000 के करीब जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था, इसे इसने काफी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है। ओवरऑल भी देखें तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर में अच्छी तेजी बनी है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से वापस एक बार चलते हुए
4,200 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो बिल्कुल बना सकते हैं 4,000 4,020 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 3,950 का, टारगेट्स रखे 4,150 से लेकर 4,200 के। बताएं क्या हो सकता है इस बार रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस इनका? सृष्टि, बजाज ऑटो के नंबर्स अगर इस बार देखें तो Q1 FY23 में कई सारे चैलेंजेस थे जिसके बारे में हम जानते थे, जहां पे इनकी वॉल्यूम्स डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी सी म्यूटेड थी, टू व्हीलर से भी इतना सहारा नहीं मिला और साथ ही जो एक्सपोर्ट मार्केट था इतना अच्छे तरीके से प्रदर्शन करता हुआ नहीं आया। इनका प्रोडक्ट्स मिक्स भी अगर बात करें तो वो 3 व्हीलर सेगमेंट में डिक्लाइन होता हुआ देखा, जो कि जनरली कंपनी के लिए एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। ओवरऑल जो बजाज ऑटो की वॉल्यूम्स थी वहां पे करीब 7% की साल दर साल गिरावट देखने को मिली और 4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने वहां पे कटौती देखी इनकी वॉल्यूम्स में। सभी फैक्टर्स हम देखेंगे इनके नंबर्स पे भी इफेक्ट करते हुए। अगर कंपनी के आई की बात करें तो 4% की ग्रोथ साल दर साल हम उम्मीद कर रहे हैं। 7,652 करोड़ हमारा अनुमान है। EBITDA के नंबर की अगर बात करें तो वहां पे करीब 6.5% के जम की हम उम्मीद कर रहे हैं। ये 1,193 करोड़ की हम नंबर लेकर आए हैं और अगर इनके मार्जिन को देखें तो वो काफी अहम होगा देखना, क्योंकि कमोडिटी इन्फ्लेशन तो ज्यादा था ही, पर रुपी डेप्रिसिएशन का भी फायदा कंपनी को मिलेगा क्योंकि इनका एक्सपोर्ट एक्सपोजर काफी ज्यादा है। 15.6% हमारी उम्मीद है कि कंपनी के मार्जिन रहने चाहिए और आखिरी में इनके मुनाफे की बात करें तो 1,069 करोड़ हम अनुमान चला के चल रहे हैं। ये तो रही नंबर्स की बात, बट इसके अलावा आगे का आउटलुक क्या है, डिमांड को लेकर, कॉम्पिटिशन जो इंक्रीज हो रहा है कुछ सिलेक्ट सेगमेंट्स में, उसको लेकर कंपनी क्या रणनीति बता रही है और ईवी सेगमेंट में किस तरीके के ये ग्रोथ देख रहे हैं, ये सारी चीजें देखना काफी अहम होगा। सुदीप, 20 मिनट रह गए बाजार में, थोड़ी रिकवरी तो आई, नो डाउट अबाउट इट। 100 पॉइंट की निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी है। आप किस तरह के BTST ट्रेड्स लेके आ रहे हैं अपने स्क्रीन पे? जी अजय जी, BTST हमारा रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। हमने देखा ये बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद तकरीबन 10 दिन का एक कंसोलिडेशन था जहां पे ये 2325 और 2250 के बीच में ट्रेड कर रहा था और आज वो कंसोलिडेशन को उसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है और ओपन इंटरेस्ट भी लॉन्ग साइड पे हमें बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे 2310 के स्टॉप लॉस से हम इसमें 2430 2450 का टारगेट हम ले सकते हैं। और अगर मोमेंटम ये देखें कि अगर मूविंग एवरेजेस भी सारी देखें तो ये अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेशन के बाद ये जो ब्रेकआउट आया है तो ये एक कॉन्फिडेंस और बिल्डअप कर रहा है। जहां आज हम देख रहे हैं कि बाकी ऑटो सेक्टर्स में, बाकी ऑटो स्टॉक्स में, M&M मारुति में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, पर अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे थोड़ा हमें एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में मेरी पिक रहेगी BTST के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर, इनफैक्ट ऑटोमोबाइल की हम बात करें और टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी, सुदीप, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मेरे रडार पर भी था। 3.5-4% की तेजी के बीच जहां पर ट्रेड्स BTST के तौर पर लिया जा सकता है। राजेश जी, आपकी तरफ से BTST ट्रेड क्या होंगे? तो मानसी जी देखिए 3-4 स्टॉक्स पे हमारा फोकस है। उसमें पहला स्टॉक तो यूनाइटेड स्प्रिट है। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से पिछले दिनों में लोअर साइड से रिकवरी बनी, अब स्टॉक में देखें तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके का आज लॉन्ग एडिशन यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है यूनाइटेड स्प्रिट मैकडॉवेल को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 885 से 890 तक की अपसाइड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 855 रुपए का। दूसरा स्टॉक जो हमें मिड कैप स्पेस से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बजाज हेल्थ केयर का। ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद जो रिकवरी का ट्रेड बनाया है, अब वो यहाँ पे स्टॉक में 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों में हमने लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखी है, हमें लगता है बजाज हेल्थ केयर को यहाँ पे बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए इसमें करीब 430 से 440 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 368 के आसपास। तीसरा स्टॉक खादिम यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में आज जिस तरीके से तेजी बनी है, 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अभी 200 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। काफी बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से आज खादिम में प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है ये मोमेंटम कल भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है।
248 से 252 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें BTST पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। 230 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये 3 स्टॉक मेजरली हमारे रडार पे है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक स्टॉक पोजिशनल बेसिस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, वो होगा बालाजी अमाइंस का। ये स्टॉक में काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। हमें लगता है अगर किसी को पोजिशनली कोई स्टॉक में यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो बालाजी अमाइन का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से अब मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट स्टॉक में अब होते हुए दिख रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक अब सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है पोजिशनली 3600 से 3650 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 3350 का। BTST के तौर पर 3 स्टॉक्स और पोजिशनल बेसिस पर बालाजी अमाइंस के स्टॉक पर नजर राजेश जी की। सुदीप, आपके BTST ट्रेड क्या होंगे आज के लिए? जी मानसी जी, मैंने ऑलरेडी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बताया, और दूसरा एक मुझे लग रहा है एक और BTST हम ले सकते हैं, वो है केमिकल स्पेस से, जैसे SRF। SRF ने पिछले 2-3 दिनों में काफी वॉलेटाइल मूव दिखाया था, पर कल उसमें हमें सेलिंग प्रेशर दिखी थी 2410 के स्तरों से 2290 तक, और आज कल का जो डाउन मूव था आज ये उसने पूरा नेगेट कर दिया है और अपने 20 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आज 100 DMA के ऊपर भी फिर से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं कल के लिए 2350 के स्टॉप लॉस से 2460 2480 के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट श्रीकांत, आपके BTST ट्रेड्स बचे हैं, आप बताइए BTST पिक्स क्या होंगी आपकी? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि जहां पे मेजर आउट परफॉर्मेंस है या तो कुछ लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना काफी जरूरी है। और अगर उनमें देखें तो हमें लगता है कि वापस मैं एक बार कहूंगा कि कोल इंडिया को BTST के बेसिस में भी लेके जा सकते हैं, जो करंटली 201 रुपए के करीब चल रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी जल्द 210 से लेकर 220 के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर BTST के बेसिस पे अगर मैं लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं 199 का भी रखूंगा तो चलेगा। पोजिशनल ट्रेड्स के लिए 194 के स्टॉप लॉस है। और इसके साथ साथ हमें लगता है कि कुछ अगर ब्रॉडर मार्केट को देखें तो वहां पे हमें लगता है कि वेल्सपन कॉर्पोरेशन ये एक स्टॉक ऐसा है कि जो 208 के करीब ट्रेड कर रहा है। अब पिछले कई दिनों से साइडवेज एक्टिविटी में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें कभी भी मोमेंटम बन सकता है। तो करंट लेवल से अगर मैं इसे लॉन्ग करता हूँ 208 रुपए में, तो मेरे स्टॉप लॉस काफी नजदीक करेंगे। 204 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 228 230 के लेवल्स दिखा सकता है। तो वेल्सपन कॉर्प को भी करंट लेवल से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें 204 का। एशियन पेंट्स आपसे डिस्कस करेंगे, कल रिजल्ट वो भी है। एक बार विनी से जान लेते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एशियन पेंट्स को लेके आइए, डेज हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है रिजल्ट के पहले। विनी बताइए। एशियन पेंट्स अपने Q1 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं, और वहां पे देखा जाए तो जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू में, वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 31% की रेवेन्यू ग्रोथ। और ये ग्रोथ को क्या लीड कर रही है? वॉल्यूम ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड ही है, अच्छा 18% का वॉल्यूम ग्रोथ, पर प्राइसिंग लेड ग्रोथ भी है जो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि बोथ प्राइसिंग लेड ग्रोथ भी, डबल डिजिट प्राइसिंग लेड ग्रोथ भी होगी। तो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 18% की है, और ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है 31% की एक्सपेक्टेड ये टाइम अराउंड। उसके अलावा जो बॉटम लाइन की बात करें तो वहां पे भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 48% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और ये मेनली एडेड है क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। नाउ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मार्जिन्स की बात करते हैं। ग्रॉस मार्जिन में भी थोड़े प्रेशर में रहेंगे ये टाइम अराउंड, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस फिर भी हायर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये थोड़ी प्रेशर बनी रहेगी ग्रॉस मार्जिन पे। पर इबिटा मार्जिन वहां पे एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अराउंड 100 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन, और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 17.6% पे। तो ये फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है और एड कर रहे हैं EBITDA मार्जिन्स को, वो है एक लो बेस कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स है ओवरहेड्स पे, वो एक सपोर्ट करेगा, और ऑपरेटिंग लेवरेज है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि EBITDA मार्जिन्स को सपोर्ट करेंगे, और एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं EBITDA मार्जिन्स में। कमेंट्री में क्या फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए, वो है एक रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन पे क्या कमेंट्री है, अब क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, और ओवरऑल डिमांड पे कुछ इंपैक्ट हुआ है, कैसी है डिमांड रूरल अर्बन एरियाज में, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। जी आगे चलते हैं और हम बात कर रहे हैं श्रीकांत। श्रीकांत, एशियन पेंट्स 31 रुपए के ऊपर बंद हो रहा है, और इन्होंने गाइड किया था कि नंबर अच्छे, मार्जिन बढ़ेंगे आगे चल के, वर्स्ट ऑफ द मार्जिन इज ओवर। स्टॉक में कड़क ट्रेड किया है इनफैक्ट लास्ट एक महीने में, चार्ट्स क्या बोलते हैं? अजय जी, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है,
और जैसे क्रूड में ओवरऑल पैटर्न बना है, ब्रेंट क्रूड के अगर प्राइस को अगर देखते हैं और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को अगर ट्रैक करते हैं, क्योंकि अगर इम्पैक्ट अगर करने वाला अगर कोई फैक्टर होता है तो वो क्रूड के प्राइसेस ही होते हैं एशियन पेंट्स के ऊपर। अदरवाइज एशियन पेंट्स ने हमेशा अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं और स्टॉक ने इवेंचुअली अच्छा परफॉर्म किया है। हमें लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक बिल्कुल इस डबल बॉटम के अपर बाउंड्री को वैलिडेट करेगा, विच कम्स अराउंड 3300, तो 3300 के लेवल्स हमें नजर आते हैं। हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें कोई भी अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें बने रहे, और अगर कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर बनानी है तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 3050 रुपए का, यानी कि यहाँ से 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे यहाँ पे 3300 के। ठीक है, 3300 के टारगेट्स को मानकर आप चल सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके। फ्रेश लॉन्ग की राय यहाँ पर बनती हुई एशियन पेंट्स नंबर से ठीक पहले स्टॉक में हम रिएक्शन ऑन पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। लेकिन रिन्यूएबल पावर की अगर बात करें, सरकार रिन्यूएबल पावर की डिमांड बढ़ाने को लेकर काफी हद तक जोर दे रही है और इसी के चलते ये तमाम स्पेस फोकस में भी है। सरकार ने डिस्कॉम के लिए रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन पॉलिसी जारी कर दी है और इसके तहत अगर इनके गोल्स की बात करें, FY30 तक रिन्यूएबल एनर्जी की खपत यानी कि कंजम्पशन जो है वो 43% के करीब ले जाने का लक्ष्य बनाकर सरकार चल रही है। आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं प्रकाश से। प्रकाश, बताएं। देखिए, सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ पावर और MNRE ने नई रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन से संबंधित एक पॉलिसी जारी की है, जिसमें अगले 8 साल में टोटल एनर्जी कंजम्पशन में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया गया है। नई पॉलिसी के हिसाब से डिस्कॉम्स के लिए जरूरी होगा कि उनके टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में रिन्यूएबल एनर्जी की जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 43.3% हो जानी चाहिए, जो कि इस वक्त 24.6% है। इसका मतलब ये है कि वित्त वर्ष 2030 तक इस टारगेट को हासिल करना है। अगर आप अलग अलग सोर्सेज की बात करें तो जो रिवाइज टारगेट है उसमें जो विंड पावर की हिस्सेदारी होगी वो 7% होगी और हाइड्रो पावर की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाकर 2.8% किया गया है। साथ ही साथ इस दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि जो इम्पोर्टेड सोर्स से हाइड्रो पावर की खरीद की जाएगी उसको RPO टारगेट में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ हाइड्रो पावर के जो कैपिंग प्राइस की कैपिंग की गई है वो 5 रुपये 50 पैसे पर यूनिट है, और लेकिन ये कहा गया है कि सालाना आधार पर इसमें 5% की बढ़ोतरी होगी। अदर सोर्सेज की अगर बात करें, जिसमें सोलर शामिल है, ग्रीन हाइड्रोजन शामिल है, विंड और हाइड्रो तो शामिल है ही है, उनकी हिस्सेदारी 33.5% होगी। जहां तक रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज से कंजम्पशन का सवाल है, उस टारगेट को भी बढ़ाया गया है, उसको 1% से बढ़ाकर 4% किया गया है। मतलब जो स्टोरेज है उससे जो रिन्यूएबल एनर्जी की खपत होगी उसको 2030 तक जो है 4% करना है। इसका सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां हैं उनको होने जा रहा है, क्योंकि डिस्कॉम्स के लिए ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोक्यूरमेंट जो है अब आवश्यक बना दिया गया है, तो उन कंपनियों को काफी बेनिफिट होने जा रहा है। प्रकाश, शुक्रिया। रिन्यूएबल पावर की डिमांड बढ़ाने को लेकर सरकार बिल्कुल सजग यानी कि अवेयर होती हुई नजर आ रही है। NTPC पावर ग्रिड, इनफैक्ट अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर जैसे स्टॉक्स अडानी ग्रुप में हमने तेजी आज देखी भी थी। NTPC का स्टॉक भी देखें करीब आधे से 1% की तेजी दिखाते हुए। श्रीकांत, पावर स्पेस पर आपका फोकस कैसा है, क्या राय होगी? कोई पर्टिकुलर पिक अगर आप चुनना चाहें? ऑफकोर्स न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट लगातार हम देख रहे हैं इन स्टॉक्स में। बिल्कुल, तो देखिए अगर यहाँ पे 2 स्टॉक पे अगर फोकस करना है तो एक है NTPC और दूसरा है टाटा पावर। हमें लगता है कि टाटा पावर ने 200-210 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया है या सस्टेन किया है। लगभग अक्टूबर से लेके अभी तक अगर आप देखें तो कई बार ये स्टॉक 200 रुपए के करीब आया था, लेकिन हमेशा इसमें एक अच्छा एक रिबाउंड बना है। हमें लगता है कि ये जो पुल बैक है इसमें वो पुल बैक जारी रहेगा और ये स्टॉक वापस एक बार 280 के लेवल्स दिखा सकता है। बट वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 245 से लेकर 50 के लेवल्स दिखा सकता है, तो इसे होल्ड करके चले। अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो बिल्कुल मीडियम टर्म के व्यू से लॉन्ग पोजीशंस बनाए। और NTPC अभी 2 या 3 दिनों में ही करेक्टेड स्टॉक है, तो करंट लेवल से इसे भी लॉन्ग करके चले, क्योंकि यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 160 के लेवल्स दिखा सकता है। बट वेरी शॉर्ट टर्म में अगर मैं 150 में लेता हूं तो 147 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें 155 से लेकर 157 के।
तो चलिए राय आपको पावर स्टॉक्स पर एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती के बीच ट्रेड्स तो हम देख ही रहे हैं। इस बीच कुछ और काउंटर्स अगर देखें यहां पर अच्छे ट्रेड्स नजर आ रहे हैं और ऐसे में महिंद्रा सीआई का स्टॉक पोस्ट स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, ये स्टॉक अच्छी मजबूती के बीच ही ट्रेड कर रहा है। सुदीप, महिंद्रा सीआई के स्टॉक आपको आप देखें करीब 4% की तेजी पर ये स्टॉक में मजबूती 258 के लेवल्स पर 267 का आज का डे हाई है और हम देख रहे हैं इसी के आसपास स्टॉक में मजबूती के साथ आज दिन भर ट्रेड्स रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर किन्हीं की हैं, क्या राय होगी? जी मानसी जी, हमने देखा इस स्टॉक में एक अच्छे रिजल्ट के बाद गैप अप खुला था, फिर 268 के ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, पर ओवरऑल ये स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। अपने मीडियम टर्म ट्रेडिंग मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है 20 डीएमए और 50 डीएमए के ऊपर, और इसने अपना जो अप्रैल का एक स्विंग हाई था 235 टू 40, ये उसके ऊपर लगातार पिछले 30-35 सेशन से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी की मौजूदा पोजीशन अगर है तो मेरी राय उनसे यही रहेगी कि ये होल्ड करे और 250 का एक स्टॉप लॉस रखे जो पिछले 3-4 दिन का वेटेड एवरेज प्राइस है, और यहाँ पे 250 जब तक ये स्टॉक 250 के स्तरों के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमें इसमें अपना जो पुराना हाई है वहां पे 300-310 का वो नजर आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि 250 के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट 275 और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 300-310 का लेवल्स। ठीक है, तो ये राय आपको मिल गई है। यहाँ पर इनफैक्ट महिंद्रा सीआई में आज सुबह से ही हम अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स देख रहे हैं, लेकिन सेंचुरी प्लाई इस स्टॉक को देखिए अच्छी तेजी के बीच ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेंचुरी प्लाई के पिछले कुछ दिनों के चार्ट्स को भी अगर वॉच आउट करें, आज हमने देखा है 4% की तेजी पर यहाँ कामकाज नजर आया। सुदीप, सेंचुरी प्लाई पर अपनी राय दीजिए। 595 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले 7 दिनों में स्टॉक में अच्छी मजबूती करीब 15% के अप मूव्स हम देख चुके हैं। जी मानसी जी, इस पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। सेंचुरी प्लाई पे पिछले 6-7 दिनों में जो एक अपमूव आया था उसके बाद हम अगर कल और परसों की एक ट्रेडिंग सेशन की बात करें थर्सडे और फ्राइडे की जैसे, तो वहां पे एक हल्का सा पुल बैक आया था, हल्का सा करेक्शन आया था और फिर से कंसोलिडेशन के बाद आज हम इसमें एक बढ़ोतरी देख रहे हैं वॉल्यूम के साथ। तो ये बहुत अच्छा, यहाँ से हमें लग रहा है कि एक अच्छा अपमूव आ सकता है अगेंस्ट द मार्केट। आज निफ्टी नीचे, मिड कैप में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर है थोड़ा बहुत, तो फिर भी ये स्टॉक होल्ड कर रहा है ऊपरी स्तरों पे। तो 580 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें अगर किसने लिया है ऑलरेडी, कोई होल्ड कर रहा है तो 580 का स्टॉप लॉस या फिर एक फ्रेश परचेज भी यहाँ पे कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग। ऊपरी स्तरों पे हम यहाँ पे 640 से 660 के लेवल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपको मिली है। यहाँ पर सेंचुरी प्लाई 660 तक के लेवल्स पे यहाँ पर नजर आ सकते हैं और मजबूती जो है बिल्कुल इंटैक्ट है। ऐसे में बाजार क्लोजिंग की तरफ जहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हमने देखा बाजार में दिन भर हमने कमजोरी देखी, लेकिन उसके ठीक बाद ओवर द क्लोजिंग हमने बाजार में रिकवरी भी अटेम्प्ट की। और फिलहाल अगर देखेंगे 16,600 के लेवल्स पर निफ्टी में फिलहाल कामकाज 55,693 के स्तर पर, सेंसेक्स में हम ट्रेड्स देख रहे हैं, बैंक निफ्टी 36,600 के आसपास। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती अगर देखें बाजार को फिलहाल पहुंचाने का कंट्रीब्यूट करते हुए हमने देखा एचडीएफसी ट्विंस में मजबूती के साथ ट्रेड्स नजर आए। टाटा स्टील ऑफ कोर्स यहाँ पर न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है जिसके चलते हम देख रहे हैं वहां पर भी मजबूती यहाँ पर क्लियरली इंपैक्टफुल होती हुई नजर आ रही है। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। एशियन पेंट, एलएनटी, एसबीआई, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स जहां पर मजबूती यहाँ पर क्लियरली बनती हुई नजर आ रही है। दिन भर इस वॉलेटाइल ट्रेड्स में भी हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एनालिस्ट ने लगातार आपको इन स्तरों में कौन से स्टॉक्स पर वॉच आउट करना चाहिए, कहां पर बजिंग ट्रेंड लग रहा है, ये बताया। एडवांस डिक्लाइन के लेवल्स पे आपके टीवी स्क्रीन पर है और जैसे कि हम देख सकते हैं 786 786 विच इज लकी नंबर इन इटसेल्फ, 786 एडवांसेस है, लेकिन उसके ठीक सामने डिक्लाइंस जो है वो थोड़े से ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। लॉजिस्टिक्स प्ले में हमने मजबूती जरूर देखी है और इसके अलावा कुछ और काउंटर्स भी अगर देखें मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आए। क्विकली कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, इस पर हमारे एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं। इस बीच बाजार की क्लोजिंग बस 2 मिनट दूर है। आज डिफेंस प्लेज में अच्छी मजबूती रही। राजेश जी, जाते जाते एचएल, बीएल जैसे काउंटर्स पर आपकी राय क्या होगी, क्विकली बताएं। 2% की तेजी यहाँ पर दोनों ही स्टॉक दोनों में पोजीशन कैरी की जा सकती है और दोनों स्टॉक के स्ट्रक्चर हमें लगता है कि यहाँ से अगर 3 से 4% का इसमें आगे हुए दिख सकते हैं। पीएल में 25 पे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। एचएल की बात करें तो हमें लगता है 90 यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं। दोनों स्टॉक हमारा
का स्टॉक आज सुबह से ही एक्शन में रहा है। कोफोर्ज में अब भी एक्शन बिल्कुल बरकरार है। क्या लगता है यहां से टेक्निकली स्टॉक में कितने लेवल्स अप मूव आते हुए दिखेंगे? पार्टी स्टॉक काफी अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है। कोफोर्ज अपने एक रेजिस्टेंस जोन को आज नेगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कल के सेशन में अगर ये ट्रेड करते हुए बिल्कुल बाय करना चाहिए और अपसाइड टारगेट में आना चाहिए 3870 3880 तक के। स्टॉप लॉस होगा 2755 का। चलिए कोफोर्ज पर ये राय आपको मिलती हुई स्टॉप लॉसेस मेंटेन जरूर करें। लेकिन मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजिंग, नवीन फ्लोरिन से शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि स्टॉक में अच्छा रिएक्शन हमने देखा अच्छे नंबर्स के ठीक बाद स्टॉक में अच्छी मजबूती के बीच दिन भर ट्रेड्स नजर आए। 11% की तेजी के साथ ये स्टॉक जो है क्लोज होता हुआ फिलहाल नजर आया। बिगेस्ट सिंगल डे गेन यहाँ पर स्टॉक ने 30 मार्च 2021 के बाद आज देखे हैं। इसके अलावा जोमेटो का स्टॉक आज न्यूज बेस्ड इंपैक्ट के चलते फोकस में रहा। कमजोरी थी इस स्टॉक में, बिकवाली का दबाव 50 के नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक तो लॉक इन पीरियड खत्म होने की खबर और साथ ही डोमिनोज ने अपने प्लेटफॉर्म पर जो यहाँ पर जोमेटो के साथ सेलिंग को कुछ हद तक कम करने की खबर आती हुई नजर आई। उसका ठीक इंपैक्ट था जो कि यहाँ देखने को मिला। रिलायंस ओवर द वीकेंड शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी के नतीजे आते हुए देखने को मिले। नतीजे अनुमान से कमजोर थे जिसका क्लियर कट इंपैक्ट आज दिन भर दिखा। बिल्कुल कमजोरी में कंट्रीब्यूट करते हुए 3% की बिकवाली के साथ रिलायंस का स्टॉक क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। कहां से तेजी बाजार को मिली? एचडीएफसी ग्रुप, दोनों एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक को देखें हरे निशान के साथ ट्रेड्स यहां पर क्लोज होते हुए। टाटा स्टील में मजबूती, वहीं एसबीआई, एशियन पेंट्स जैसे काउंटर्स भी एशियन पेंट्स बिफोर रिजल्ट्स पॉजिटिव एक्शन दिखाते हुए। ड्रैगर्स की अगर बात करें, रिलायंस के ठीक पीछे कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति एचएल जैसे स्टॉक्स थे जो कि लाल निशान के साथ ट्रेड में बिकवाली दिखाते रहे। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम नवीन फ्लोरिन, इंडियन होटल्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स में नजर आया। दिन भर वॉलेटिलिटी में सेक्टर स्पेसिफिक गेन्स की अगर बात करें, मेटल और आईटी इन दोनों सेक्टर्स में परफॉर्मेंस हमने ग्रीन में देखी। निफ्टी मेटल इंडेक्स की अगर बात करें, लगातार हमने एडवांसेस देखे 6 डेज इन अ रो मेटल स्पेस में मजबूती के बीच और मेटल स्पेस से जुड़ी कंपनियों के नंबर्स भी और इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स जो कि मेटल्स में प्ले आउट होते हुए दिखे। आईटी लगातार कंपनियों के नंबर्स, चाहे फिर मिड कैप आईटी स्पेस हो या दिग्गज आईटी कंपनियों के नंबर्स के दम पर हम देख रहे हैं आज भी एक्शन में रहा। हल्की सी सही लेकिन तेजी जरूर देखने को मिली। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर देखेंगे, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में उतार चढ़ाव दिखे और ज्यादातर कमजोरी यहां पर नजर आई। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर है। 800 एडवांसेस के सामने 1200 डिक्लाइंस है। सेंसेक्स की क्लोजिंग 55,756 के लेवल्स पर 300 अंकों की बिकवाली, 100 अंकों की बिकवाली के साथ 16,600 के लेवल्स को इंटैक्ट रखते हुए। निफ्टी में क्लोजिंग हमने देखी, वहीं बैंक निफ्टी 36,673 के लेवल्स पर करीब 65 अंकों की कमजोरी के साथ क्लोजिंग। इस क्लोजिंग को या इस कमजोरी को ज्यादा कॉशियस तौर पर नहीं समझना चाहिए क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता बाजार ने काफी एक्शन देखा। ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी इस हफ्ते देखने को मिल सकती है क्योंकि मंथली एक्सपायरी का वीक है और ये वॉलेटिलिटी आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन एक ब्रीदर ऑफ कोर्स मार्केट के लिए बन रहा था और वो ब्रीदर आज मार्केट ने देखा। करीब 100 अंकों की बिकवाली जो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में फिलहाल हल्की सी बिकवाली के बीच ट्रेड क्लोज होते हुए दिखे। ऑफ कोर्स बाजार को एक और मौका देना चाहिए। कल अब बाजार खुलते ही किन लेवल्स पर ट्रेड दिखता है, क्या ये बिकवाली वापस से उस तेजी के बीच लौटती है या नहीं, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही अपने ट्रेडिंग पिक्स, अपने दमदार ट्रेडिंग पिक्स बाजार में हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें 18 आवर्स प्रदेश के साथ। नमस्कार।